टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, भावात्मक एकता की चर्चा आजकल भारतीय जनजीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है। जाति पाति, रहन सहन, पर्व त्योहार, धर्म कर्म, राजनीति, वाणिज्य आदि में कोई भी कार्यक्षेत्र इससे अलग नहीं रह गया है। भाषा के संबंध में इस बात की चर्चा विशेष रूप से होने लगी है और विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश में भावात्मक एकता नहीं थी। वास्तव में स्वाधीनता संग्राम के समय हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने हृदय से यह अनुभव किया था कि चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी जाति या वर्ग के समझे जाते हों और राजनीतिक दृष्टि से हम किसी भी पक्ष या दल के हों, हम मूलतः एक हैं, भारतवासी हैं। भारत माता के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले आत्मीय प्राणी हैं, भाई बहन हैं। इसी भावात्मक एकता ने हमें स्वतंत्र भारत के प्रतिष्ठित नागरिक बनने का अवसर दिया था। एकता और अखंडता के इसी परंपरागत प्राचीन सूत्र को संविधान की स्वीकृति के नवीन परिवेश में पुनरीक्षित और परिपुष्ट बनाने का प्रयास पिछले 5 दशकों से हो रहा है। अर्धशती के इस व्यापक अनुभव को ध्यान में रखकर आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुद्ध यथार्थ पर आधारित एक रचनात्मक कार्यप्रणाली बनाना आवश्यक है और इसके लिए उपयुक्त समय भी अब आ चुका है। पूर्ण विराम चेंज। भारत का संविधान उसके समस्त नागरिकों को यथोचित न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने तथा व्यक्ति और राष्ट्र के हित में पारस्परिक बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। इसी संकल्प के अनुरूप संविधान के निर्माताओं ने सुचिंतित और संतुलित भाषा नीति को रूपान्वित किया है। संघ तथा राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिनियमों तथा विधेयकों की भाषा क्या हो और हिंदी के विकास के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है, इन सभी बातों पर बड़ी बारीकी और समझदारी के साथ सोच विचार कर राजभाषा संबंधी भाग 17 को 4 अध्यायों में निबद्ध किया गया है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में भाषा भेद के कारण भावात्मक एकता में कोई बाधा ना पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। संसद तथा विधानमंडलों में किस प्रकार विचार विनिमय हो, इस बात को भी अनुच्छेद 120 तथा 210 में स्पष्ट किया गया है। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किस क्रम से और किस गति से आगे बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्र की प्रत्येक भाषा की हिंदी के विकास में किस प्रकार सहभागिता प्राप्त की जा सकती है, इस बात का भी स्पष्ट निर्देशन अनुच्छेद 351 में दिया गया है। वास्तव में यह अनुच्छेद जो भी भाषा प्रकरण का अंतिम अनुच्छेद है, भारत की भाषा समस्या के चिरंतन समाधान के लिए प्रशस्त और प्रशस्य भरत वाक्य की भूमिका निभाता है।
पूर्ण विराम चेंज। महोदय, जल विद्युत पर इस सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर पाकर, जिसे मैं बहुत सार्थक मानता हूँ, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसमें इसके हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इस संसाधन की उपेक्षा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि भविष्य के सभी विकास दो महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित होंगे, जल तथा ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में तब कोई बात नहीं की जा सकती जब तक उसके साथ ही इसके स्थायित्व संबंधी प्रश्नों पर विचार न किया जाए। इसी प्रकार सतत विकास के बारे में तब तक कोई बात नहीं की जा सकती जब तक उसके साथ ही उसके लिए अपेक्षित ऊर्जा पर विचार न किया जाए। और आज का विषय जल विद्युत एक प्रकार से इन दोनों अर्थात जल तथा विद्युत से संबंधित है। ऊर्जा की खपत का आर्थिक विकास के स्तर के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। अलग अलग देशों के बीच ही नहीं, बल्कि एक ही देश के भिन्न आय वर्गों के बीच भी ऊर्जा की खपत की दर से यह मोटा संकेत मिल जाता है कि वहाँ के जीवन का स्तर क्या है। संसार के पर्यावरण को खतरा है। केवल इस आधार पर हम खपत को वर्तमान स्तरों पर स्थिर करके गरीबों को सतत गरीबी और जीवन के निम्न स्तर का शिकार नहीं बना सकते। विकास की आकांक्षाओं और आशाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जनता बेहतर जीवन जीने के लिए उत्सुक है और सरकार का यह कर्तव्य है कि उसकी इस लालसा पर ध्यान दे। किंतु हम इस ओर जिस प्रकार ध्यान दे रहे हैं, उससे यह संकेत मिलेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा, यदि हमारा कोई भविष्य है भी तो। पूर्ण विराम चेंज। आज भारत में बिजली की स्थापित क्षमता 78,000 मेगावाट है। हमारी आवश्यकता 100,000 गीगावाट की है। अगले लगभग 10 वर्षों में यह आवश्यकता 5 गुना हो जाएगी। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि यथापूर्व कार्य व्यापार मार्ग अर्थात कोयले तथा तेल पर आधारित ऊर्जा पर चलते रहने से वर्ष 2010 में तेल की हमारी मांग 20 करोड़ टन, कोयले की 60 करोड़ से अधिक और बिजली की प्रारंभिक मांग 2000 खरब वाट से अधिक हो जाएगी। क्या इन स्तरों को प्राप्त किया जा सकेगा? क्या वर्तमान प्रौद्योगिकी और कार्यनीति के अनुसार हम इस मांग को पूरा करने की शुरुआत भी कर सकते हैं? इससे हमारे विश्वजनीन पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न परेशान करने वाले हैं, किंतु इनके सही उत्तरों की आवश्यकता है। इस दृश्य की कल्पना की जा सकती है कि हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका कोयले के खनन से नष्ट हो गया है और सल्फर डाइऑक्साइड, विविक्त कणों तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की विशाल मात्राएं वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं। निश्चय ही ऐसी स्थिति को पनपने नहीं दिया जा सकता, किंतु हमारी वर्तमान कार्यनीति
हमें अनिवार्यतः इसी दिशा में ले जाएगी। पूर्ण विराम समाप्त।